Hi everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the lecture till the last. And if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe the channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 27 अगस्त. सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं. In 1920, which of the following changed its name to स्वराज्य सभा? A है ऑल इंडिया होम रूल लीग, B हिंदू महासभा, C साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, D द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी. इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है और इस क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो क्लास में भी डिस्कस करेंगे. अब एक क्योट देख लेते हैं. क्योट क्या है? एनी पर्सन केपेबल ऑफ एंगरिंग यू बिकम्स योर मास्टर. या आपको एथिक्स में काम आ सकती है या फिर ऐसे में काम आ सकती है. किसकी क्योट है ये? एपिक्टेटस की. आप इसको नोट डाउन करके ज़रूर रख लीजिए, आपको काम आएगी. अब चलते हैं अपने न्यूज़ एनालिसिस की तरफ. सबसे पहला न्यूज़ हमारे पास क्या है? ये अटल ब्रिज बनाया गया है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम देख लेते हैं. ये हमें पता है साबरमती रिवर पे बनाया गया, तो साबरमती के बारे में जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. साबरमती एक सीजनल रिवर है. दो टाइप की रिवर होती हैं, सीजनल रिवर और पेरिनियल रिवर. पेरिनियल रिवर वो होती हैं जिनमें पूरे साल पानी रहता है और सीजनल रिवर वो होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर सीज़न में पानी होता है. और इनमें पानी किसकी वजह से होता है? मानसून की वजह से. इसकी वजह से सीजनल रिवर हो जाती हैं. ये राजस्थान की अरावली हिल से निकलती है और कहाँ जाके मिल जाती है? अरेबियन सी में, बे ऑफ खंबात में. ये आपको पता होना चाहिए. कहाँ से गुजरती है? उदयपुर, अरावली, सबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद और खेड़ा. इन जगह से, इन डिस्ट्रिक्ट से ये होकर गुजरती है. टोटल लेंथ इसकी 371 किलोमीटर है और इसका टोटल कैचमेंट एरिया मतलब कितने एरिया को कवर करती है? 21,674. ये आपको पता होना चाहिए स्क्वायर किलोमीटर. इसकी ट्राइब्यूटरीज देख लेते हैं. इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं सी, सीरी और धामनी, और लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं बकाल, हरनव, हाथमती, खारी, वत्रक. ये आपको पता होना चाहिए. इसमें यही था. नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं. ये जो हमें पता है जम्मू एंड कश्मीर के मिरवेज उमर फारूक है, इनको डिटेन करके रखा गया है जब से 5 अगस्त 2019 से J&K को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है. लेकिन अब क्या हुआ था? ये कहा गया था कि इनको फ्राइडे को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इन्हें फ्राइडे को भी जामिया मस्जिद में प्रेयर्स करने के लिए अलाउ नहीं किया गया. तो इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? एक तो डिटेंशन, दूसरा आर्टिकल 370. डिटेंशन के बारे में हमने कल बहुत डिटेल से पढ़ा है, आज मैं उसको रिपीट नहीं करने वाली हूँ. अगर आपको डिटेंशन के बारे में समझना है तो आप मेरी कल वाली वीडियो देख सकते हैं. कल वाला लेक्चर 26 अगस्त वाला, उसमें आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा. आर्टिकल 370 के बारे में देख लेते हैं. हमें पता है कि प्रेसिडेंट को जो आर्टिकल 370 का क्लोज 1 पावर देता है, उस पावर को यूज़ करते हुए 5 अगस्त 2019 को एक ऑर्डर इशू किया था. कौन सा ऑर्डर था? कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019. और इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया? आर्टिकल 370 में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी. इसको रिवोक नहीं किया. ये आपको पता होना चाहिए, इसको रिवोक नहीं किया गया है. यहाँ गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं. स्टेटमेंट आएगी कि इसको रिवोक कर दिया है, लेकिन इसको रिवोक नहीं किया, इसमें मॉडिफिकेशंस किए गए हैं. और इसकी वजह से क्या हुआ है? जो जम्मू और कश्मीर और इंडियन यूनियन का जो रिलेशनशिप था वो एकदम क्या हो गया? चेंज हो गया. थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं. क्या बैकग्राउंड है? हमें पता होना चाहिए कि 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था एज ए टेम्प्रेरी प्रोविज़न. मतलब एक टेम्प्रेरी प्रोविज़न के तौर पर इसको आर्टिकल 370 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, जिसने क्या कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की पावर होंगी और इंडियन पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर है वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी. मतलब जो इंडियन पार्लियामेंट लॉज बनाएगी वो लॉज जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होंगे. और ये जो था ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न आर्टिकल 306A के तहत डाला गया. और किसने डाला था? ये बाय एन गोपालास्वामी अयंगर ने. आर्टिकल 370 के अंदर क्या कहता है
कि जो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो खुद बताएगी, वो खुद एम्पावर्ड है, रेगमेंट करेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से लॉ जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई होंगे। और अब क्या किया गया है, जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन था, जब जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको डिसॉल्व कर दिया गया था। और इसमें आर्टिकल 370 के क्लोज 3 के अंदर प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई थी कि वो इसके प्रोविजंस को और उनके स्कोप को क्या कर सके, अमेंड कर सके। आर्टिकल 35A जो बनाया गया था वो आर्टिकल 370 से ही बनाया गया था और एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा बनाया गया था 1954 में। और इसको बनाने के लिए रेगमेंट किसने किया था, J&K की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और इसके अंदर क्या पाया गया कि आर्टिकल 35A के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स होंगे उनको डिफाइन किया जाएगा और उनको कुछ स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। और ऐसा ये कहाँ देखने को मिलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अपेंडिक्स 1 में भी ये देखने को हमें मिल जाता है। अब चेंजेस क्या किए हैं, जो 2019 में चेंजेस किए, क्या रिप्लेस कर दिया है, जो 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसको रिप्लेस कर दिया है। और ये बिल जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इसको पार्लियामेंट में पास किया गया है, जिसके तहत क्या कर दिया है, जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट थी उसको 2 नई यूनियन टेरिटरीज़ में बांट दिया है। एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी है लद्दाख। अब क्या हो गया, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई स्टेट यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुई है। हमें पता है काफ़ी सारी यूनियन टेरिटरीज़ थी जिनको स्टेट हुड मिल गया बाद में, लेकिन ये पहली ऐसी स्टेट है जिसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी लोकसभा की 6 सीट्स अलोकेट होती हैं जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को, लेकिन अब क्या हो गया, क्योंकि ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ बन गई है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरीज़ बन गई हैं, तो 5 सीट जाएंगी जम्मू एंड कश्मीर के पास और 1 सीट जाएगी लद्दाख के पास, ये आपको पता होना चाहिए। और जो जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है इसके पास भी दिल्ली और पुडुचेरी की तरह एक असेंबली होगी। हमें पता है दिल्ली और पुडुचेरी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके पास भी असेंबली है। उसी तरीके से अब जम्मू एंड कश्मीर के पास भी एक यूनियन टेरिटरी होगी। अब हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स की जगह केवल 28 स्टेट्स रह गए हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट हुड से हटा दिया गया है। और अब कश्मीर के पास कोई गवर्नर नहीं होगा, दिल्ली और पुडुचेरी की तरह कौन होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे इनके पास। अब इसका स्टेटस चेंज हो गया है जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी का। अब इसमें क्या होगी, जो जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली होगी उसके पास 5 ईयर टर्म होगी। पहले कितनी थी, 6 ईयर की टर्म थी, लेकिन अब क्योंकि प्रोविजंस चेंज कर दिए गए हैं तो अब इसकी टर्म हो जाएगी 5 ईयर। और जो J&K बिल का सेक्शन 32 है, ये क्या कहता है कि असेंबली जो है जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। आपको एक चीज़ यहाँ बहुत ध्यान से समझनी है, हमें पता है दिल्ली पुडुचेरी इनके केस में भी ऐसा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 239A, जिनमें क्या कहा जाता है कि इनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो हर सब्जेक्ट पे क्या बना सकती है, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, और दिल्ली के केस में लैंड को भी इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में केवल पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को एक्सेप्शन रख के बाकी हर सब्जेक्ट पे स्टेट असेंबली लॉ बना सकती है। मैंने यही बताया कि दिल्ली में मैंने आपको बताया पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के साथ लैंड भी एक एक्सेप्शन है दिल्ली के केस में। अब जम्मू एंड कश्मीर लैंड पे लॉ खुद बना पाएगी, जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली। उसके बाद जो आर्टिकल 370 ने जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करवा रखा था वो अब अबोलिश कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर के पास पहले अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, वो अब नहीं होगा। फ्लैग या एंथम अब नहीं लागू होंगे। और जो पहले जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के पास डुअल सिटीजनशिप थी, एक अपनी स्टेट वाली और एक इंडिया वाली, उसको भी अब अबोलिश कर दिया गया है। जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज हैं, प्रोविजंस हैं, वो सभी जम्मू एंड कश्मीर की जो नई यूनियन टेरिटरी है उसके सिटीजन्स पर अप्लाई होंगे। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी सभी सिटीजन्स पर क्या होंगे, अप्लाई होंगे। अब इस जम्मू एंड कश्मीर की नई यूनियन टेरिटरी में फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको आर्टिकल 360 के तहत डिक्लेयर किया जा सकता है, उसको डिक्लेयर किया जा सकेगा। और जो भी
पार्लियामेंट में लॉज पास होंगे अब वो जम्मू एंड कश्मीर पे डायरेक्टली अप्लाई किए जाएंगे, इंक्लूडिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन। जो आईपीसी है उसने जम्मू एंड कश्मीर के रणवीर पिनाल कोड को क्या कर लिया है, रिप्लेस कर लिया है। पहले यहाँ रणवीर पिनाल कोड के अकॉर्डिंग जो सज़ा का प्रोविज़न है वो रणवीर पिनाल कोड के अकॉर्डिंग था, अब आईपीसी के अकॉर्डिंग होगा। जो आर्टिकल 35 था वो अब क्या हो गया है, वॉइड हो गया है, शून्य हो गया है, क्योंकि उसका प्रोविज़न सारा कहाँ से निकलता था, आर्टिकल 370 से, इसलिए वो अब क्या हो गया है, वॉइड हो गया है। और अब मैंने आपको जैसे बताया कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से क्या हुआ है, सारे प्रोविज़न्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जम्मू एंड कश्मीर में लागू होंगे। तो क्या होगा, जो पावर्स 35A आर्टिकल देता था वो क्या होगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स में क्या कहा गया है, सभी इक्वल है, राइट टू इक्वालिटी है। और आर्टिकल 35A क्या था, जो परमानेंट रेजिडेंट्स थे जम्मू एंड कश्मीर के उनको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करवाता था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अब मान लिया गया है। ये आर्टिकल 370 था, ऑल्दो ये 3 साल पुराना हो गया है, लेकिन मैंने फिर भी इसको रिपीट कर दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं दिल्ली के, उन्होंने पाया है कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो दिल्ली के, वहाँ काफ़ी करप्शन हो रहा है। करप्शन कैसे हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टॉयलेट्स बनाई जा रही हैं और जो फिगर्स हैं उनको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। जैसे आप ये देख सकते हैं, सीवीसी ने क्या बताया अपनी रिपोर्ट में कि 194 स्कूल्स में 160 टॉयलेट्स की ज़रूरत थी और बनाई कितनी गई हैं, 1214 टॉयलेट्स। 160 की ज़रूरत थी, बनाई गई हैं 1215, जिसकी वजह से 37 करोड़ का खर्चा ज़्यादा हो गया है। उसके बाद क्या बताया गया है कि रिक्वायरमेंट थी क्लासरूम्स की 6133, लेकिन बनाए कितने गए हैं, 4027। तो यहाँ क्लासरूम्स तो बनाए गए हैं कम और टॉयलेट्स बना दी गई हैं कितनी ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और ये देखा जा सकता है कि टेंडर जो है वो पास किया गया था 860.63 करोड़ का, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो कितना पहुंच गया है, 1315.57 करोड़। तो इस केस को प्रूव कर रही है सीवीसी के बारे में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। सीवीसी क्या है, सीवीसी को गवर्नमेंट ने बनाया था 1964 पे, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे, संतानाम कमेटी, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है, ये एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है और किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के कंट्रोल से फ्री है, मतलब कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं करती। और ये जो वेरियस गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर खुद सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये उनकी सभी विजिलेंस एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती है। उसके बाद पार्लियामेंट ने 2003 में सीवीसी एक्ट बनाया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में बनाया, सो दैट अब ये क्या हो गई, एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई 2003 में। और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि केवल और केवल पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अपनी रिपोर्ट ये सबमिट करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। मेंबर्स कौन कौन है इसके, एक इसके होंगे सीवी कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और 2 से ज़्यादा इसके विजिलेंस मेंबर्स नहीं हो सकते, ऐसा कहा गया है। इसके फंक्शंस क्या है, ये जो भी वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसेज में करप्शन होता है या फिर ऑफिस की पावर का मिसयूज़ किया जाता है, उसकी कंप्लेंट्स किसके पास जाती हैं, सीवीसी के पास, और उनके ऊपर क्या एक्शन लेना है वो भी रेकमेंड कौन करती है, सीवीसी करती है। कौन कौन सीवीसी को अप्रोच कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोच कर सकती है, लोकपाल या फिर विसल ब्लोअर्स। ये कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो कौन करेगा, सीबीआई करेगी या फिर जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में वो करेंगे। ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। और ये क्या है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर अगर कोई भी करप्शन हुआ है उसमें भी इंक्वायर करने की पावर इसके पास है। सर्विस कंडीशंस देख लेते हैं। जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और उनके अपॉइंटमेंट को एक 3 मेंबर कमेटी रेकमेंड करेगी। 3 मेंबर कमेटी किससे, मतलब प्राइम मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको उन बॉडीज़ के बारे में पता होना चाहिए जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन इंक्लूड होते हैं। वो बॉडीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो कमिश्नर होंगे वो 4 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं।
रिमूव कैसे किया जा सकता है? उन्हें प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे, या फिर तब रिमूव कर सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ एक इंक्वायरी बिठा दे और उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए रेकमेंड करे। मैंने बताया प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी पाई जाए जब सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करे, तब उनको रिमूव किया जा सकता है, और वो खुद भी रिज़ाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को लिखकर। ये था सीवीसी के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारे पास? नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास कि केरला में क्या हो रहा है। केरला में काफ़ी सारी जो अपनी कमर्शियल प्लेसेस हैं लोगों के पास, वो लोग उनको टेम्पल्स में या फिर रिलीजियस प्लेसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने क्या कहा है, हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि ये इलीगल है। अभी ये डिसीज़न किस वजह से लिया गया? एक पर्सन ने अपनी कमर्शियल बिल्डिंग को मुस्लिम प्लेस ऑफ वर्शिप मॉस्क्यू बनाने के लिए क्या किया, एक पिटीशन डाली। इस वजह से ये डिसीज़न लिया जा रहा है कि जो हमारी केरला स्टेट है उसमें क्या है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं उससे 3.5 टाइम्स ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, मतलब मंदिर या फिर मस्जिद इतने ज़्यादा हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जितने हॉस्पिटल्स हैं उससे 3.5 टाइम्स ज़्यादा हैं, और जितने टोटल विलेजेस हैं केरला के उससे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं। आप इसी चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं। और इसका क्या हो रहा है, इसका इम्प्लीकेशन क्या देखने को मिलेगा कि फ्यूचर में ऐसा होगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोगों के रहने के लिए, रेजिडेंस के लिए भी जगह नहीं बचेगी। तो इसलिए क्या कहा है गवर्नमेंट को और लोकल बॉडीज़ को, परमिशन देने से पहले रिलीजियस प्लेसेस की या फिर प्रेयर हॉल्स की काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अब इस आर्टिकल में एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आर्टिकल 26A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है। आपको बताना है आर्टिकल 26A ये कौन से, जैसे राइट टू डैश, कौन से फ्रेज के अंडर ये आता है। क्या कहता है आर्टिकल 26A कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है या फिर कोई भी रिलीजियस सेक्शन है, उसके पास रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पसेस के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश और मेंटेन करने का राइट है, लेकिन वो राइट क्या है, सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। मतलब पब्लिक ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए, मोरालिटी पे कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, किसी की हेल्थ पे कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, इन सब रेस्ट्रिक्शंस के साथ। इसमें यही इम्पोर्टेंट था, इसमें एज सच और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। एक मुस्लिम लड़के को मद्रास हाई कोर्ट ने क्या दे दी है, बेल दे दी है। उसको 7 मार्च से जुडिशियल कस्टडी में रखा गया था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि वो एक कॉन्स्पिरेसी रच रहा है, मतलब एक हिंदू एल्डरली मैन को मारने की कॉन्स्पिरेसी रच रहा है। क्योंकि उसमें हमने क्या किया था, उसका बेटा कन्वर्जन चाहता था अपने रिलीजन का, वो इस्लाम में अपने रिलीजन को कन्वर्ट करना चाहता था, सो दैट कि वो एक मुस्लिम वीमेन से शादी कर सके। लेकिन ऐसा पाया गया कि जो बेस था, जो माना जा रहा था कि वो कंस्पायर कर रहा है, ये कोई बेसिस नहीं है उसको UAPA एक्ट के अंदर जुडिशियल कस्टडी में रखने का। इसलिए इस आर्टिकल में हमारे पास इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, UAPA एक्ट। UAPA एक्ट क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। इसको 1967 में पास किया गया, सो दैट इंडिया में जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे रिलेटेड जो एसोसिएशंस हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके, उनके जो मकसद है उनको नाकामयाब किया जा सके। उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर देता है कि जिस भी एक्टिविटी को सेंट्रल को लगे कि ये अनलॉफुल है, उसको ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर करके मतलब सेंटर उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है। उसके लिए जस्ट उसे ऑफिशियल गैजेट में उस बात को निकालना होगा। इसमें डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती हैं एज पनिशमेंट्स। उसके बाद UAPA क्या होता है, इंडियन नेशनल्स और फॉरेन नेशनल्स दोनों के ऊपर चार्ज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि फॉरेनर्स के ऊपर चार्ज नहीं किया जा सकता। और अगर किसी फॉरेन लैंड पे भी कोई क्राइम हुआ है तो उस टाइम भी जो ऑफेंडर होगा, जो मुजरिम होगा, उसके ऊपर उसी मैनर में ये लॉ लागू होगा जैसा कि अगर क्राइम इंडिया में हुआ होता तो लागू होता। मतलब फॉरेन लैंड और इंडिया दोनों में इसका जो
मैनर है वो सेम रहेगा। यूएपीए के अंडर जो चार्जशीट है वो मैक्सिमम 180 दिन में फाइल की जानी चाहिए अरेस्ट के बाद, और ये जो ड्यूरेशन है 180 दिन की, अगर इसको बढ़ाना है तो आपको कोर्ट से डिस्कस करना पड़ेगा, कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। 2019 में इस लॉ में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, ये आपको पता होने चाहिए। क्या अमेंडमेंट्स किए गए कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल है उनको ये पावर दे दी गई कि जो भी केस चल रहा है किसी भी एजेंसी के ऊपर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसके साथ जो भी प्रॉपर्टी अटैच है उसको सीज कर लिया जाए, मतलब उसकी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं? एनआईए के डीजी, डायरेक्टर जनरल। और क्या पावर दी है कि जो एनआईए के ऑफिसर्स हैं, जिन पहले क्या था कि डीएसपी या एसीपी या उससे ऊपर के रैंक के जो ऑफिसर्स थे वही टेररिज्म के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते थे, लेकिन अब क्या कह दिया गया है कि जो एनआईए के इंस्पेक्टर की रैंक है उससे वो रैंक के ऑफिसर्स हैं वो भी इन्वेस्टिगेट इन केसेस को कर सकते हैं। और इस अमेंडमेंट में क्या किया गया, किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित करने की पावर इसमें दे दी गई। पहले क्या था, केवल ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कहा जा सकता था, एसोसिएशन कहा जा सकता था, लेकिन इसमें क्या किया गया, किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएपीए के कुछ बाउंड्रीज कंटूर्स डिफाइन किए। क्या कहा है कि जो सेक्शन 15 है यूएपीए का, उसमें कुछ चेंजेस के लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने। सेक्शन 15, 17 और 18 यूएपीए के क्या कहते हैं? सेक्शन 15 है एनग्राफ्ट्स द ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट। सेक्शन 17 है लेज डाउन द पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड्स फॉर कमिटिंग अ टेररिस्ट एक्ट। मतलब 15 में क्या है कि टेररिस्ट एक्ट का जो ऑफेंस है उसको ये डिफाइन करता है एक तरह से। सेक्शन 17 जो है वो क्या कहता है कि जो भी कोई पाया जाएगा कि किसी टेररिस्ट एक्ट के लिए वो फंड रेज कर रहा है, उसके लिए क्या पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट सेक्शन 17 में है। सेक्शन 18 में क्या है कि कोई भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कोई भी किसी टेररिस्ट एक्ट को कमिट करने की कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी, ये सेक्शन 18 में दिया गया है। तो कोर्ट ने क्या कहा है कि टेररिस्ट एक्ट की जो डेफिनेशन है उसको लाइटली यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी एक्ट हो रहा है उसको आप टेररिस्ट एक्ट का नाम देके किसी को भी ट्रिविलाइज आप नहीं कर सकते। उसके बाद क्या कहा है कि टेररिस्ट एक्टिविटी उस चीज़ को माना जाएगा जिसमें कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके पास जो ऑर्डिनरी लॉज हैं उनके अंडर कोई एक्शन लेने की पावर ना हो। ऐसे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंडर रखा जाएगा। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था? इन द केस ऑफ हितेंद्र विष्णु ठाकुर। ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है डिफेमेशन से रिलेटेड न्यूज़। क्या है कि 2 दिन पहले सीबीआई ने गुरुग्राम के एक मॉल को रेड किया था, और जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने क्या कह दिया कि ये बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तेजस्वी यादव, उनसे बिलोंग करता है, मतलब उनका है ये। तो उन्होंने क्या एलिगेशंस लगाए कि मीडिया आउटलेट्स को क्या मांगनी है, पब्लिक अपॉलोजी मांगनी है डिफेमेशन के लिए। जो उन्होंने डिप्टी सीएम का डिफेमेशन किया है झूठे इल्ज़ाम लगाकर, झूठी ओनरशिप का क्लेम करके, इसलिए उन्होंने एक पब्लिक अपॉलोजी मीडिया आउटलेट से मांगी है। डिफेमेशन के बारे में देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफेमेशन का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो किसी इंडिविजुअल पर्सन, उसके बिजनेस, कोई प्रोडक्ट, ग्रुप या गवर्नमेंट, रिलीजन या नेशन को, कि उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाए, ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट, झूठी स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा? डिफेमेशन। और इंडिया में डिफेमेशन जो है वो सिविल रॉन्ग भी हो सकता है और क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है। ये किस पे बेसिस करेगा कि वो सिविल रॉन्ग है या क्रिमिनल ऑफेंस है? अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट किया गया है तो मतलब वो सिविल रॉन्ग में आएगा, और अगर किसी ग्रुप को या इंस्टीट्यूशन को या ऑफिस को टारगेट किया गया है या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, दैट मीन्स वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बताया कि ऐसा झूठ बोलने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, किस ऑब्जेक्टिव के लिए ये डिफेमेशन किया गया, इसके बेसिस पे इन दोनों में डिफरेंस किया जाएगा। और सिविल रॉन्ग जब किया जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो कंप्लेनेंट है उसको, जो विक्टिम है उसको कंपनसेशन देना होगा। और क्रिमिनल लॉ में किस पनिश करने का प्रोविज़न है, सो दैट कोई भी रॉन्ग डूअर है जिसने फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं उसको पनिश किया जाएगा, सो दैट कोई भी ऐसा
ऐसी हरकत करने के लिए प्रेरित ना हो। लीगल प्रोविजंस क्या हैं? हमारे आईपीसी के सेक्शन 499 में क्रिमिनल डिफेमेशन को स्पेशली डिफाइन किया गया है एज एन ऑफेंस, एक ये अपराध बताया गया है। सिविल डिफेमेशन जो है वो टोर्ट लॉ पे बेस होता है। टोर्ट लॉ पे बेस का मतलब क्या है कि इसमें मतलब कोई एक प्रॉपर लॉ नहीं है, कोई एक स्टैट्यूट नहीं है जिसके बेसिस पे क्या गलत हो रहा है उसको डिफाइन किया जाए। लेकिन किस बेसिस पे किया जाता है कि जो केस लॉज आते रहते हैं उनके बेसिस पे सिविल डिफेमेशन की जो बाउंड्री है उसको बढ़ाया जाता है। और सेक्शन 499 जो है वो क्या कहता है? डिफेमेशन को वर्ड्स के थ्रू, चाहे वर्ड्स बोलने से हो, चाहे लिखे हुए वर्ड्स हो, साइन हो, या फिर कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो, उसके थ्रू भी डिफेमेशन किया जा सकता है। सेक्शन 499 में कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई भी ट्रुथ को सामने लाता है, किसी भी सच्चाई को कोई सामने लाता है जो कि एक पब्लिक के लिए अच्छा है, पब्लिक के हित में है, तो क्या होगा? चाहे किसी पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिशियल से रिलेटेड है, चाहे कोई पब्लिक क्वेश्चन पे है, चाहे किसी पब्लिक परफॉर्मेंस के मेरिट्स के बारे में है, वो किस में रखे गए हैं? एक्सेप्शन में रखे गए हैं। और जो आईपीसी का सेक्शन 500 है वो पनिशमेंट बताता है कि डिफेमेशन के लिए पनिशमेंट क्या होगी। एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी जिसको 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर फाइन लिया जा सकता है, या फिर दोनों भी लिए जा सकते हैं। और मिसयूज़ हो रहे हैं आजकल। मिसयूज़ होने के लिए मैंने बताया हरासमेंट के तौर पे इनको यूज़ किया जा रहा है क्रिमिनल प्रोविजंस को। और इनके जो मिसयूज़ हैं वो किस बेसिस पे हो रहे हैं? क्योंकि हमारा जो लीगल प्रोसीजर है वो काफ़ी कम्बरसम है, काफ़ी डिफ़िकल्ट और लॉन्ग लास्टिंग है, इसलिए जो प्रोसेस होती है वो खुद ही एक पनिशमेंट बन जाती है। उसके बाद क्या कहा गया है कि जो क्रिटिक्स हैं वो क्या आर्ग्यू करते हैं कि जो डिफेमेशन लॉ है वो हमारा फंडामेंटल राइट कर्व करता है। हमारा जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसके अगेंस्ट है। और सिविल डिफेमेशन को आप रख सकते हैं अगर कोई ऐसी गलती करे तो, लेकिन ये जो क्रिमिनल डिफेमेशन, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल डिफेमेशन का एक बहुत बुरा इफेक्ट हो सकता है सोसाइटी पे। और जो सेल्फ सेंसरशिप के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है और अनवारंटेड सेल्फ रिस्ट्रेंट के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस केस पे डिफेमेशन को लेके कि सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014 का जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 499 और सेक्शन 500 जिसमें क्रिमिनल डिफेमेशन को रखा गया है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अप्रूव किया है, ये कहते हुए कि जो इंडिविजुअल है उसका राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड रेपुटेशन इस वजह से ख़राब नहीं होगा क्योंकि वो दूसरे का फ्रीडम छीन ले। मतलब किसी दूसरे का फ्रीडम छीन के कोई पर्सन अपनी लाइफ का राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड रेपुटेशन क्लेम नहीं कर सकता। ये था डिफेमेशन के बारे में, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारे पास? हमें पता है सावरकर जी को लेके काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं, न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में सावरकर जी के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट आपको पता होना चाहिए कि स्कूल टेक्स्ट बुक में सावरकर जी को लेके एक चैप्टर ऐड करने की बात हुई है। और इसके लिए क्या कहा गया है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो सेफ्रोनाइज करना चाह रही है, क्योंकि हमें पता है सावरकर जी जो थे वो हमारे ट्राई कलर को अपना नेशनल फ्लैग नहीं मानते थे। उनके अकॉर्डिंग जो सेफ्रन फ्लैग था वही हमारे हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व कर सकता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अंडमान सेलुलर जेल के बारे में पढ़ना। ये कहाँ है? ये पोर्ट ब्लेयर में है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे है, और इसको काला पानी भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी इनह्यूमन कंडीशंस में प्रिजनर्स को रखा जाता है। यहाँ जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको ब्रिटिशर्स रखा करते थे। इसका कंस्ट्रक्शन 1896 में स्टार्ट हुआ था, 1910 में कंप्लीट हुआ था, मतलब 14 ईयर्स के से भी ज़्यादा इसको बनने में लग गए थे। और जो इसका आर्किटेक्चर है वो इस बेस पे बनाया गया है, उस सिस्टम को, उस थ्योरी को क्या कहते हैं? पेंसिल्वेनिया सिस्टम या फिर सेपरेट सिस्टम। मतलब कि जो प्रिजनर्स हैं उनको एक सेपरेट कन्फाइनमेंट में रखा जाता है और एक दूसरे से
कम्प्लीटली आइसोलेट करके रखा जाता है सो दैट वो एक दूसरे से कुछ भी इंटरेक्ट ना कर पाएँ, किसी भी वे से कम्युनिकेट ना कर पाएँ। एक तरह से पर्सन को या फिर प्रिजनर को बिल्कुल आइसोलेट इसमें कर दिया जाता है। अब इसमें कौन कौन से हमारे फ्रीडम फाइटर्स गए थे ये आपको पता होना चाहिए। वीर सावरकर गए थे। वीर सावरकर 1911 में जब वीर सावरकर को 50 साल की सज़ा हो गई थी सेलुलर जेल की, काला पानी की 50 साल की सज़ा इनको हो गई थी क्योंकि इन्होंने मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अगेंस्ट इन्होंने रिवोल्ट किया था, लेकिन इन्हें 1924 में छोड़ दिया गया। ये अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, इसलिए इनका निकनेम क्या रखा गया, वीर रखा गया। बटुकेश्वर दत्त भी, उनको भी इस जेल की सज़ा मिली थी। इनको बीके दत्त भी कहा जाता है। ये एक रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे, हमें पता है। और ये कौन से केस में इंक्लूडेड थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग केस ऑफ 1929। भगत सिंह के साथ ये इस केस में इन्वॉल्व थे। इनको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी और इनको सेलुलर जेल में भेज दिया गया था। एक थे बरिंद्र कुमार घोष, इनको भी क्या हुआ था, एक किंग्सफोर्ड की जब डेथ हुई तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने की थी 1908 में, लेकिन पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने बरिंद्र को और अरबिंदो घोष को अरेस्ट कर लिया था। तो इनका जो ट्रायल था, जिसको अलीपुर बॉम्ब केस भी कहा जाता है, उसने बरिंद्र घोष को और लश्कर दत्ता को डेथ की पनिशमेंट दे दी थी, लेकिन इनकी जो पनिशमेंट थी, सेंटेंस था, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो चित्तरंजन दास जी थे जो इनको डिफेंड कर रहे थे उनकी वजह से दे दिया गया था और बरिंद्र को सेलुलर जेल में 1909 में भेज दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। कर्नाटका में जो आयरन और माइनिंग है इसको बढ़ा दिया गया है, और ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, सीलिंग लिमिट लगाई हुई थी, उस लिमिट को बढ़ाया गया है क्योंकि काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर्नाटका ने की है, प्रोग्रेस की है, जिसकी वजह से अब लिमिट को उठाया जा सकता है। इसके 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, बलारी डिस्ट्रिक्ट और चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट और तुमाकुरू डिस्ट्रिक्ट। यहाँ बलारी डिस्ट्रिक्ट में 28 MMT मीट्रिक मिलियन टन से लेके 35 मीट्रिक मिलियन टन की लिमिट कर दी है, और यहाँ चित्रदुर्गा और तमाकुरू में क्या कर दिया गया, 7 मिलियन मीट्रिक टन की लिमिट थी, उसको 15 कर दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ हमारे पास आयरन ओर के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयरन ओर को देख लेते हैं। आयरन ओर ऐसी रॉक्स या मिनरल्स होती हैं जो मेटेलिक आयरन जिनसे इकोनॉमिकली निकाला जा सकता है, और आयरन ऑक्साइड इनमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है, और इनका कलर क्या हो सकता है, डार्क ग्रे से ब्राइट येलो या फिर डीप पर्पल से रस्टी रेड, ऐसे ऐसे कलर्स में इनको पाया जा सकता है। इसके कुछ फॉर्म्स हैं, 5 टाइप की मेनली फॉर्म्स में इसको पाया जाता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, जियोथाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये इसकी मेन फॉर्म्स हैं। जो नेचुरल ओर है या फिर डायरेक्ट शिपिंग ओर है, वो कौन सा ओर होता है, जिसमें हेमेटाइट या मैग्नेटाइट की हाई परसेंटेज पाई जाती है, और इसको इससे मतलब डायरेक्टली आयरन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसको डायरेक्ट फर्नेसेस में डाल के डायरेक्ट आयरन को प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में 60% से भी ज़्यादा आयरन पाई जाती है। आयरन और एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसको पिग आयरन को बनाने में भी यूज़ किया जाता है। पिग आयरन क्या है, जो मेन रॉ मटेरियल है स्टील बनाने के लिए, उसको पिग आयरन कहा जाता है। और ये जो स्टील है इसमें पिग आयरन का 98% तक इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको बताया, टाइप्स बताए थे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, उन सबको डीपली डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और बेस्ट टाइप है आयरन ओर का, मैग्नेटाइट, और इसमें 72% तक आयरन पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स में, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा एंड केरला में ये पाया जाता है। हेमेटाइट का देख लेते हैं। हेमेटाइट भी एक इम्पॉर्टेंट आयरन सोर्स है, और इसमें 60 से 70% तक मेटेलिक आयरन पाया जाता है। इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। ये मेनली कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में ये मेनली पाया जाता है, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा में भी पाया जाता है। लिमोनाइट के बारे में देख लेते हैं। इसमें 30 से 40% मेटेलिक आयरन होता है, मतलब ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से हल्की क्वालिटी है। इसका मेनली येलो कलर पाया जाता है, और ये लो ग्रेड का आयरन ओर है। सिडेराइट देख लेते हैं। इसमें लिमोनाइट से भी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। इसमें आयरन और 48% के अराउंड होता है। इसका कलर होता है ब्राउन, और ये जो है ये आयरन और कार्बन के मिक्सचर से बनता है। आपको पता होना चाहिए कौन सा ऐसा आयरन ओर है जो आयरन और कार्बन के मिक्सचर से बनता है, वो है सिडेराइट। ये लो ग्रेड का आयरन ओर है, और
क्योंकि इसमें लाइम की प्रेजेंस होती है, इसलिए सेल्फ फ्लशिंग होता है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं इसका, कहाँ कहाँ है इंडिया में। सॉरी, नॉट इसका, पूरे आयरन और रिजर्व्स का कहाँ कहाँ इंडिया में मेनली पाए जाते हैं। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ ये पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास, अफ्रीकन स्वाइन फीवर से रिलेटेड है। पंजाब के 2 विलेजेस इससे अफेक्ट हो चुके हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रिवेंशन लेने के लिए कहा है, फार्मर्स से कोऑपरेट करने के लिए कहा है। कोऑपरेट कैसे करेंगे फार्मर्स, कि दूसरे के फार्म्स में नहीं जाएंगे, दूसरे प्लेसेस पे या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएंगे, और जो भी स्वाइन, जो अफेक्टेड स्वाइन्स हैं, उनके लिए जो भी खाना बनाना होगा वो फार्म में ही बनाएंगे। कहीं और से खाना ना तो बना के लाएंगे, ना उनको खिलाएंगे। और क्या कहा गया है, 0 से 1 किलोमीटर का जो एरिया है विलेजेस का, उसको एपिसेंटर डिक्लेयर कर दिया गया है। और जो 0 से 9 किलोमीटर तक का था उसको सर्विलियंस जोन, 0 से 1 वाले को इन्फेक्टेड जोन, और 0 से 10 किलोमीटर मतलब 9 किलोमीटर के एरिया को सर्विलियंस जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में देख लेते हैं हम। ये हाईली कॉन्टेजियस मतलब जल्दी से फैलने वाली, और फटाल मतलब इससे मौत हो जाती है, ऐसी एनिमल की डिजीज़ है जो किससे होती है, जो डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स में पाई जाती है। और ये हेमरेज फीवर होता है, उसी की एक छोटी फॉर्म को कहा जा सकता है इसको। इस डिजीज़ में और क्या क्या हो जाता है, इसमें पिग्स को हाई फीवर, डिप्रेशन, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेमरेजेस इन द स्किन और वॉमिटिंग एंड डायरिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसे 1920s में सबसे पहले अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया था। और मेनली क्या होता था कि इसके आउटब्रेक्स जो हैं, मतलब ये जो डिजीज़ है, ये मेनली अफ्रीका या फिर यूरोप, साउथ अमेरिका और कैरिबियन में पाई जाती थी। लेकिन 2007 से कुछ इसकी रिपोर्ट्स कहाँ से भी आ रही हैं, अफ्रीका, एशिया और यूरोप से भी आ रही हैं। इसमें मोर्टेलिटी जो होती है वो 95 से 100% तक की होती है, क्योंकि इसमें क्या है, इसका कोई इलाज नहीं है, नो क्योर। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इसका कि इसका कोई क्योर अभी तक नहीं मिल पाया है। केवल एक तरीका इसको फैलने से रोकने का कि जो एनिमल्स हैं उनको आइसोलेट कर दिया जाए। ये ह्यूमन बींग्स के लिए कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि केवल एनिमल्स से एनिमल्स में ये फैलती है। एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है। और इसको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड में रखा गया है। ऐसी डिजीज़ है, उसको इसमें लिस्ट किया गया है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से, इन्फेक्टेड पिग्स, फीसिस या बॉडी फ्लूइड्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं डायरेक्टली, या फिर इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है, कोई भी इक्विपमेंट है, एक इन्फेक्टेड पिग पे अगर यूज़ किया हुआ है और उसको दूसरी पिग पे यूज़ कर दें तो उसकी वजह से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। व्हीकल्स की वजह से या पीपल की वजह से, जो पीपल काम कर रहे हैं अपनी हाइजीन का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो भी ये फैल सकता है। और पिग्स को अगर पिग्स का इन्फेक्टेड मीट या मीट प्रोडक्ट्स खिला दिया जाए, ऐसी पिग का मीट खिला दिया जाए जो कि खुद इन्फेक्टेड थी, तो उससे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। ये आपको अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में पता होना चाहिए था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एडिटोरियल्स को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ एक छोटा सा आर्टिकल है कि जो हमारे 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आज बनने वाले हैं, उदय उमेश ललित जी, उन्होंने क्या कहा है कि पूरे साल एटलीस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो फंक्शन में होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की डेफिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऐसा बेंच होता है जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा जजेस सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऐसा किस लिए इन्होंने कहा है, क्यों किया जाना चाहिए, क्योंकि सो दैट जो अर्जेंट मैटर्स हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। बेल पेटिशंस जो पेंडिंग रहती हैं उनको क्या किया जा सके, अलाउ किया जा सके, मतलब उन पे डिसीजन दिया जा सके स्पीडी, सो दैट रिलीफ जिनको मिलना है केसेस में, जिन केसेस में रिलीफ मिलना है उनको एक अर्जेंट अटेंशन दी जा सके। अब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है जो वो कुछ टाइम में बैठता है, एक रेगुलर वे से नहीं बैठता है, इसलिए सो दैट केसेस का स्पीडी डिस्पोजल किया जा सके।
ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बिहार की असेंबली में नए स्पीकर को इलेक्ट किया गया है। आपको न्यूज़ पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, जो कि चीज़ें एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल जो 178 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी स्टेट की, उसको प्रिसाइड कौन करेंगे, स्पीकर करेंगे। जैसे कि लोकसभा में स्पीकर करते हैं, जिसके लिए जो आर्टिकल है वो 93 है। स्टेट असेंबली के लिए जो स्पीकर होंगे उनके लिए आर्टिकल है 178। और जो स्पीकर का ऑफिस है वो इंग्लैंड से लिया गया है। उसका मॉडल जो है वो हाउस ऑफ कॉमन के स्पीकर हैं, उन्हीं के मॉडल पे इसको बनाया गया है। और ब्रिटिश स्पीकर के पास जो भी पावर और पोजीशन होती है वैसी ही पावर इंडियन स्पीकर को भी दी गई हैं। इनका इलेक्शन कैसे किया जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हर जनरल इलेक्शन के बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो अपने पहले ही सेशन में अपने लिए एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को क्या करेगी, इलेक्ट करेगी। और उसी के मेंबर्स में से, असेंबली के मेंबर्स में से ही उनको इलेक्ट किया जाएगा। और जब स्पीकर एब्सेंट होंगे असेंबली से तो उनकी ड्यूटीज़ कौन डिस्चार्ज करेगा, डिप्टी स्पीकर करेगा। मेनली क्या देखा गया है कि जो स्पीकर होते हैं, सॉरी कहाँ थे हम यहाँ थे, हाँ, जो स्पीकर होते हैं वो मेनली रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो पार्टी पावर में होती है उससे बिलोंग करते हैं मेनली। और जब तक अगले स्पीकर नहीं आ जाते तब तक जो स्पीकर होते हैं, प्रीवियस स्पीकर होते हैं, वो ऑफिस में रहते हैं। वैकेंसी कैसे हो सकती है इनकी पोस्ट पे, जब वो रिज़ाइन कर दे या फिर असेंबली एक रिजोल्यूशन पास कर दे उनको ऑफिस से हटाने के लिए, या फिर वो किसी बेसिस पे उस हाउस के मेंबर ही ना रहें, या फिर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाए। ये बेसिस है जब इनके ऑफिस की वैकेंसी हो जाती है। रिमूव कैसे किया जा सकता है, इनको रिमूव करने के लिए 14 दिन का इनको नोटिस देना होगा असेंबली को। और जब भी इनके रिमूवल के लिए कोई मोशन होगा असेंबली में, उस टाइम पे स्पीकर जो है वो असेंबली को प्रिसाइड नहीं करेंगे। उस टाइम कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर करेंगे। इनकी पावर और फंक्शन क्या होती है, इनकी पावर होती है कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रिसाइड करते हैं, इसके सेशंस को प्रिसाइड करते हैं, और हाउस में जो है वो ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखते हैं। और डिबेट में ये पार्ट नहीं लेते हैं। डिबेट में पार्ट केवल उस केस में लेते हैं जहाँ टाई हो जाती है, वहाँ ये अपना वोट दे के टाई ब्रेक करते हैं। और इनका काम क्या है कि जब भी हाउस मिले तो उसमें डिसिप्लिन को मेंटेन करना। ये किसी भी सिटिंग या सेशन को एडजर्न कर सकते हैं। एडजर्न का मतलब क्या होता है कि उसको सिटिंग को टर्मिनेट कर सकते हैं। सिटिंग टर्मिनेट किसी डेफिनेट टाइम के लिए करना, जैसे किसी दिन के लिए, कितने हफ्तों के लिए या कितने महीनों के लिए, ये पावर स्पीकर के पास होती है। किसी भी मेंबर को ये बाहर निकाल सकते हैं हाउस से अगर वो ठीक से बिहेव करते हुए ना पाया जाए, रूल्स के मुताबिक बिहेव करते हुए ना पाया जाए। और किसी भी बिल को, मनी बिल है या नहीं है, वो डिसाइड करने की पावर किसकी होती है, स्पीकर की होती है। और स्पीकर का ये जो डिसीज़न है इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर स्पीकर ने कह दिया कि कोई पर्टिकुलर बिल मनी बिल नहीं है, दैट मीन्स कोई भी कोर्ट में इस डिसीज़न को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो जॉइंट सेशन पे प्रिसाइड करते हैं, हमें पता है, जॉइंट सिटिंग जो होती हैं पार्लियामेंट्स की। लेकिन हमें पता है स्टेट लेजिस्लेचर की कोई जॉइंट सेशन, कोई जॉइंट सिटिंग्स नहीं होती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स के लिए कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है। लेकिन अगर स्टेट्स बाईकैमरल भी हैं जहाँ, वहाँ पे भी जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए था। इट वॉज ऑल अबाउट स्पीकर ऑफ असेंबली। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये क्या है, ये प्रोजेक्ट जोरावर है। हमारी आर्मी क्या कर रही है, लाइट टैंक जोरावर को प्रोक्योरमेंट की जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर रही है। क्यों कर रही है इसके बारे में पूरा समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट जोरावर क्या है, चाइना से हमारा बढ़ता हुआ खतरा देखते हुए इंडिया की नॉर्दर्न बॉर्डर्स, हमें पता है इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स में काफ़ी खतरा देखा जा सकता है चाइना की तरफ से। तो इसकी वजह से हमारी आर्मी ने प्रोजेक्ट जोरावर को लॉन्च किया है। इसमें क्या किया जाएगा कि इंडिजीनियस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिजीनियस लाइट टैंक्स को, हल्के टैंक्स को डिप्लॉय किया जाएगा और इनकी मूवमेंट एश्योर की जाएगी हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में। क्योंकि हमें पता है नॉर्दर्न बॉर्डर्स की तरफ से चाइना से हमें खतरा है और वहाँ क्या है, वहाँ पे माउंटेन्स पाए जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं। तो ऐसे छोटे छोटे टैंक डिप्लॉय किए जाएंगे सो दैट वो क्विक मूव कर पाएँ। और अगर किसी टाइम पे कोई एग्रेशन हो जाता है
तो हमारी आर्मी उसके लिए रेडी हो पाए ईजिली। ये जो आर्मी है ये ऐसे टैंक बना रही है, ऐसे टैंक चाहती है जो कि एम्फीबियस हो। एम्फीबियस का मतलब क्या होता है, जिन्हें पानी से और लैंड से दोनों जगह से क्या किया जा सकता है, डिप्लॉय किया जा सकता है। सो दैट पेंगोंग सो लेक से भी किया जा सकता है। हमें पता है पेंगोंग सो लेक लद्दाख में है, यहाँ पे भी काफ़ी बार एग्रेशंस चलते रहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए था प्रोजेक्ट जोरावर के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। इस आर्टिकल में क्या है कि 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में टीबी प्रोजेक्ट चलाया जाएगा सो दैट वहाँ पे टीबी की प्रॉब्लम ना हो। इस आर्टिकल में आपको मेन क्या पढ़ना है, ऑल्दो टीबी के बारे में पढ़ना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अभी इस लेक्चर में मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगी। कोई भी लेक्चर में अगर टीबी के बारे में कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है इन द फॉलोइंग डेज, तो वहाँ मैं इसको अच्छे से कवर कर दूँगी। यहाँ आपको क्या पता होना चाहिए, जो आश्वासन कैंपेन है वो क्या कहता है कि डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जाएगी इन विलेजेस की। तो आपको नाम पता होना चाहिए, आश्वासन कैंपेन जो है वो टीबी से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। जो अमूल के एमडी हैं उन्होंने क्या कहा है कि जो लंपी स्किन डिजीज़ है इसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हमें क्या पता होना चाहिए, लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या है, एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है, वायरस से होने वाली हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि कैटल को और वाटर बुफेलो की सभी ब्रीड्स को अफेक्ट करती है। और ये एक वायरस से होती है जिसका नाम क्या है, कैप्रीपॉक्स वायरस। और जेनेटिकली ये कौन से वायरस से रिलेटेड है, गोट पॉक्स या शीप पॉक्स वायरसेस की फैमिली से ये रिलेटेड मानी जाती है। और ये पूरी वर्ल्ड वाइड जो लाइफ स्टॉक है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा इसको माना गया है। ये कहाँ पाई गई थी, मेनली पहली बार ये अफ्रीका में पाई गई थी 1929 में, और ये अफ्रीका तक ही सीमित थी। लेकिन अब रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है कि ये काफ़ी फैल गई है एशिया और पैसिफिक रीजन में 2019 में, और नॉर्थ वेस्ट चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, ये हर जगह पाई जा रही है। कोज क्या है, किस वजह से होती है ये होती है जो इन्फेक्शन पॉक्स वायरस लंपी स्किन डिजीज़ वायरस हो जाता है उसके इन्फेक्शन की वजह से। इसके वेक्टर्स क्या हैं, ये ट्रांसमिट हो सकते हैं कैटल या बुफेलो से, वाटर बुफेलो से, और वेक्टर्स के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकती है, जैसे कि ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स, जो खून चूसने वाले इंसेक्ट्स होते हैं जैसे मॉस्किटोज, टिक्स, फ्लाइज, ये इनकी वजह से ये ट्रांसमिट हो सकती है। और कैसे ट्रांसमिट हो सकती है, एनिमल्स के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी। कैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है, सेक्रेशंस और एक्सक्रीशंस के द्वारा, सेलिवा के द्वारा, जैसे छींक दें उस टाइम पे सेलिवा इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाए उस टाइम पे भी ट्रांसमिट हो सकती है डिजीज़। कॉन्टामिनेटेड वाटर और फीड से भी ये डिजीज़ फैल सकती है, मतलब एक ही जगह से पानी पी रहे हैं जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं वो भी, और नॉन इन्फेक्टेड वाले भी, तो ये फैल जाएगी। सिम्टम्स क्या हैं, एनिमल्स इमीडिएटली वेट लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको फीवर आने लग जाता है, माउथ में छाले हो जाते हैं, और उनकी मिल्क की जो यील्ड है वो कम हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और क्या होता है इसमें कि इनमें लम्प्स भी हो सकते हैं स्किन पे, या फिर स्किन पे ना हो, दिखे ना, ऐसे लम्प्स भी हो सकते हैं। 2 से 5 सेंटीमीटर डायमीटर तक के लम्प्स इसमें हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, ये मतलब एक तरह से जिन्हें फोड़े कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, जिसकी वजह से घाव बन सकते हैं, इस टाइप के लम्प्स हो जाते हैं। और क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं कि एक्सेसिव नेसल और सेलिवरी सिक्रेशन, मतलब ज़्यादा थूक निकले, ज़्यादा नाक नोज़ल सिक्रेशन हो, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। जो प्रेग्नेंट काउज या बफेलोज हैं उनमें मिसकैरेज भी हो सकता है इसकी वजह से, और इन्फेक्टेड एनिमल्स की कुछ केसेस में डेथ भी देखी जा सकती है। ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है वैक्सीन से, और इसको एंटीबायोटिक से और नॉन स्टीरियोडल एंटी इन्फ्लेमेटरीज से ट्रीट किया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रिवेंशन कैसे होगा, 4 बेसिस पे इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है। मूवमेंट को कंट्रोल कर दे, क्वारंटीन कर दे इन्फेक्टेड को, उसको वैक्सीन करके रखें सभी को, एनिमल्स को, स्लोटर कैंपेन्स चलाए जाएं, और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनाई जाएं। 4 बेसिस हैं इनके। और इसको प्रिवेंट और इरेडिकेट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सारे वैक्सीनेशन कैंपेन्स चलते रहते हैं, सो दैट डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके। और अगर एक बार कोई एनिमल इससे रिकवर कर लेता है
तो उस एनिमल से किसी दूसरे एनिमल को खतरा नहीं हो सकता, मतलब उसका इन्फेक्शन पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आज ठीक हो गया लेकिन उसके अंदर इन्फेक्शन रह जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और जो भी कैटल शेड्स होती हैं जहाँ कैटल्स को रखा जाता है उसको डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कोई भी वेक्टर हो उसको एलिमिनेट किया जा सके। जो मरे हुए डिजीज्ड एनिमल्स थे, मतलब जो बीमार थे एनिमल्स इस डिजीज़ से, उनके बचे हुए शरीर को भी प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए, चाहे इंसिनरेशन से या उनकी बॉडी को जलाकर हाई टेम्परेचर पे, सो दैट जो वायरस है उसका खतरा बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्या ये जूनोटिक डिजीज़ है? जूनोटिक डिजीज़ नहीं है, मतलब ये एनिमल्स से ह्यूमन में फैलने वाली डिजीज़ नहीं है और ह्यूमन्स इससे इन्फेक्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्या हो सकता है कि जो इस डिजीज़ से इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके द्वारा जो मिल्क प्रोड्यूस किया जा सकता है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए केवल तब फिट माना जाएगा जब या तो उसको बॉईल कर दें या पेस्चराइज कर दें, सो दैट जो वायरस प्रेजेंट होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये इसमें इम्पॉर्टेंट था। इन्होंने भी यही कहा है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है उसकी उस पर लंपी स्किन डिजीज़ कोई इम्पैक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? ये नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, वन स्टॉप, सो दैट कि जो कॉमन यूज़ के गुड्स और सर्विसेज हैं उनका ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट किया जा सके। और प्रोक्योरमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये सब ऑनलाइन प्रोक्योर कर सकें। और क्या है? मिनिस्ट्रीज और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के द्वारा इनका प्रोक्योरमेंट करना क्या है? मैंडेटरी है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें ई बिडिंग का और रिवर्स ई ऑक्शन का प्रोविज़न भी दिया जा सकता है, सो दैट गवर्नमेंट यूज़र्स जो हैं, जो गवर्नमेंट हैं, जो यहाँ से सामान गुड्स एंड सर्विसेज लेगी, वो भी अपने मनी को अच्छी तरह से यूज़ कर सके। ई बिडिंग का मतलब बोली लगाई जा सकती है, मतलब नेगोशिएट किया जा सकता है। और एट प्रेजेंट टाइम पे 30 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे पाए जाते हैं और जिनकी वर्थ 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। लॉन्च कब किया गया था? इसे 2016 में किया गया था, सो दैट गवर्नमेंट की जो बाइंग प्रोसेसेस है, गवर्नमेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है, लेती है, उनमें ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाई जा सके। मिनिस्ट्री कौन सी है जो इसको नोट करती है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अपडेट क्या है? इसमें एक बैम्बू मार्केट विंडो बनाई गई है, सो दैट बैम्बू मार्केट को और भी स्ट्रॉन्ग किया जा सके। क्या नाम रखा गया है उसका? द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। और क्या है? कंट्री ऑफ ओरिजिन को मेंशन करना क्या हो गया है? सेलर्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में। अब हम चलते अपने एडिटोरियल्स की तरफ। एडिटोरियल्स पढ़ना है हमें। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये है किससे रिलेटेड है? ये मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को एक अच्छे से आर्टिकल से, नोट से देख लेते हैं। क्या होता है मैनुअल स्कैवेंजिंग? ये होती है ह्यूमन एक्सक्रीटा को हाथ से रिमूव करने की प्रोसेस। जब सीवर और सेप्टिक टैंक में से हाथ के द्वारा ह्यूमन एक्सक्रीटा को रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैनुअल स्कैवेंजिंग कहा जाता है। और इंडिया में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 बनाया गया, सो दैट इस प्रैक्टिस को बैन किया जा सके। इस एक्ट में क्या कहा गया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो एक डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस है और इसको हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो हुआ है और जो बेइज्जती मैनुअल स्कैवेंजर्स ने सही है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, सो दैट इसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। और अभी भी क्यों प्रेवलेंट है, आज भी क्यों पाई जाती है मैनुअल स्कैवेंजिंग इंडिया में? क्योंकि जो एक्ट बनाया गया है उसकी प्रॉपर एनफोर्समेंट नहीं की गई है और जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। और मेनली ये जो प्रैक्टिस है मैनुअल स्कैवेंजिंग की, इसको कास्ट, क्लास और इनकम डिवीज़न से ड्राइव किया जाता है। मतलब कास्ट के बेसिस पे कि जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं या लोअर कास्ट हैं केवल वही ये काम करेगी, कास्ट के साथ इसको जोड़ के करवाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है कि आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ देता है और वो लाइफ डिग्निटी के साथ जीने का हमें राइट देता है। तो ये राइट एज वी नो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के पास अवेलेबल होता है। सो दैट मैनुअल स्कैवेंजिंग पे जो बैन है वो इस आर्टिकल को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए लगाना ज़रूरी है। और क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 में लेके आए थे,
सो दैट सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं उनके लिए एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाए जा सके। और जो हमें पता है मोर देन 90% जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए क्या हो जाता है इन्हें इस ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से फ्री करना काफ़ी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। एक चैलेंज ये इनिशिएटिव लाई थी गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने वर्ल्ड टॉयलेट डे पे, जो कि 19 नवंबर को मनाया जाता है, उस पर क्या लॉन्च किया था, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज लॉन्च किया था। एक स्वच्छता अभियान ऐप बनाया गया सो दैट जो इनसैनिटरी लेट्रिन्स हैं और मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, और जो इनसैनिटरी लेट्रिन्स है मतलब अस्वच्छ लेट्रिन्स जो हैं उनको स्वच्छ लेट्रिन्स में रिप्लेस किया जा सके, और सभी मैनुअल स्कैवेंजर्स को रिहेबिलिटेट किया जा सके सो दैट उनको अपनी लाइफ डिग्निटी के साथ जीने का मौका मिल पाए। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर गवर्नमेंट को कोई भी सीवेज वर्क करता पाया गया है 1993 से, तो गवर्नमेंट को उनको 10 लाख रुपए एज कंपेंसेशन प्रोवाइड करवाना होगा। ये आपको पता होना चाहिए। इस आर्टिकल में यही था और कुछ नहीं था, मैंने सब कुछ इसमें कवर कर लिया है। यहाँ था बस कि कैसे डिवाइसेस की लिस्ट दी गई है इस आर्टिकल में, एक कि कौन कौन से डिवाइसेस हम यूज़ कर सकते हैं सो दैट जो सेफ्टी है इनकी एश्योर की जा सके। एयरलाइन ब्रीथिंग अपैरेटस सो दैट सांस लेने में उनको आसानी रहे, एयरलाइन रेस्पिरेटर, एयर प्यूरिफायर, गैस मास्क, अ डिवाइस फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, मास्क एंड ब्रीदिंग अपैरेटस, ये सब प्रोवाइड करवाना एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवाएगा ये सब फर्स्ट एड जो है। और ये सभी डिवाइसेस प्रोवाइड करवाने की ड्यूटी किसकी होनी चाहिए, एम्प्लॉयर की। और केवल प्रोवाइड करवाना नहीं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी रेगुलर मेंटेनेंस भी रूल्स में डाली जानी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये पुत्तास्वामी एंड द फीडिंग प्रोमिस ऑफ अ राइट, हमें पता है इस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। केएस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का एक केस है जिसमें राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बताया गया है, मतलब आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी भी आता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। अब ये ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि पीगासस स्पाईवेयर का जो यूज़ है, जो एलिजेड यूज़ के बारे में हमारे कंट्री में कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, उसमें भी ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बार क्वेश्चन भी आया है कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब लास्ट क्या है हमारे पास, एक ड्रैकोनियन लॉ दैट नीड्स टू बी डिसअपियर। कौन से लॉ की बात की जा रही है, एफ्स्पा की, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो कि क्या पावर देता है आर्म्ड फोर्सेस को कि वो बिना रीज़न पूछे किसी से फायरिंग कर सकते हैं। अभी हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे क्या है इसमें। एफ्स्पा जो है वो 1942 में 15 अगस्त 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोमलगेट किया था सो दैट क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस किया जा सके। और असम डिस्टर्ब्ड एरियाज़ के लिए इसको ऑर्डिनेंस को पास किया गया था, जिसको 1947 में इन्वोक कर दिया गया सो दैट पार्टीशन की वजह से जो भी इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उनको डील किया जा सके। जो आर्म्ड फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट 1948 था, वो किसका नेक्स्ट रूप था, असम डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट ऑफ 1955 का। और वो किस लिए बनाया गया था कि नागा हिल्स और उसके आसपास के एरियाज़ में जो भी अपराइजिंग है उनको डील किया जा सके। अब ये जो एक्ट था ना, आर्म्ड फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, इसको रिप्लेस कर दिया एफ्स्पा ने फॉर वाइडर एप्लीकेशन सो दैट इसका एप्लीकेशन बढ़ाया जा सके। ऐसा ही लॉ जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी 1990s में आया था। अब एफ्स्पा के बारे में देख लेते हैं। एफ्स्पा जो आर्म्ड फोर्सेस है उसको काफ़ी स्वीपिंग पावर्स देता है सो दैट आर्म्ड फोर्सेस ओपन फायर कर सकती है चाहे किसी की डेथ हो जाए। अगर कोई भी पर्सन किसी लॉ के अगेंस्ट कुछ करता हुआ पाया जाता है या फिर आर्म्स या एम्यूनिशन कैरी करता हुआ पाया जाता है, मतलब किसी के पास गन अगर दिखाई देती है, तो आर्म्ड फोर्सेस के पास ये पावर है कि वो ओपन फायर कर सकें।
और क्या पावर है कि किसी भी इंडिविजुअल को बिना वारंट के अरेस्ट कर सके, सो दैट अगर किसी के ऊपर शक भी है, रीजनेबल सस्पिशन है कि ये कुछ गलत कर सकता है, तो उस बेसिस पे भी बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सकती है और बिना वारंट के उसके घर को सर्च कर सकती है, या सेंटर या फिर कोई गवर्नर इसको क्या कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं, या तो पूरी स्टेट पे या स्टेट के किसी पार्ट में, अगर किसी भी स्टेट के पार्ट या किसी एरिया को डिस्टर्ब घोषित कर दिया जाता है तो। इसको 1972 में अमेंड किया गया, और जो डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने की पावर है उस वो पहले केवल स्टेट्स के पास थी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे दिया गया। अब जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है वो डिस्टर्ब एरिया को नोटिफाई करती रहती है पीरियोडिकली, सो दैट जो अभी फ़िलहाल एफ्स्पा है वो केवल नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पे लागू होता है, और मणिपुर और असम के लिए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए कौन करता है, यूनियन होम मिनिस्ट्री मतलब सेंटर, और मणिपुर और आसाम के लिए कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स। त्रिपुरा में ये 2015 में रिवोक कर दिया गया, लेकिन मेघालय जो 27 साल से एफ्स्पा के अंडर था, 2018 में वहाँ से भी एफ्स्पा को हटा दिया गया। एफ्स्पा क्यों लगाया गया था नॉर्थ ईस्ट में, नागा इंसर्जेंसी को देखते हुए। नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट जब 1950 में अपने चरम सीमा पे थी, और जिसकी वजह से नागा नेशनल काउंसिल की फॉर्मेशन हुई थी, तो असम पुलिस फोर्सेस को फोर्स का यूज़ करना पड़ा इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये मूवमेंट क्या थी, ये लोग अपना नेशनल फ्लैग अपना डिफरेंट फ्लैग मांग रहे थे, अपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए असम पुलिस फोर्स ने फोर्स का यूज़ किया था। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक आर्म्ड मूवमेंट नागालैंड में जन्म ले चुकी थी, तो एफ्स्पा को पास किया गया और पूरी स्टेट पे क्या कर दिए गए, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए गए। मणिपुर में भी 1958 में एफ्स्पा को इम्पोज कर दिया गया, सो दैट जो 3 नागा डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट से सेनापति, तमेंगलोंग और उखरुल, इन पे जहाँ पे एनएनसी एक्टिव थी उनको कंट्रोल किया जा सके। जो इनकी सेक्शनिस्ट एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, सेक्शनिस्ट मतलब कि ये इंडिया से अलग होकर अपने अलग देश बनाना चाहते थे, उन मूवमेंट्स को कर्ब किया जा सके, इसलिए एफ्स्पा को एक्सटेंड किया गया और इम्पोज किया गया। और कौन कौन से ऐसे मतलब अटेम्प्ट्स हुए हैं जिनसे एफ्स्पा को ख़त्म करने की या रिपील करने की या फिर इसके एरिया को रिड्यूस करने की बात की गई है। आयरोम शर्मिला ने प्रोटेस्ट किया था इन 2000, इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी। 16 साल से लगातार मणिपुर में एफ्स्पा लगा हुआ था, उसके अगेंस्ट इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी। 2004 में जस्टिस जीवन रेड्डी कमीशन जो था, उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि एफ्स्पा को रिपील किया जाना चाहिए, क्योंकि एफ्स्पा एक हाईली अनडिज़ायरेबल लॉ है और ये ऑपरेशन मतलब ज़बरदस्ती का एक दबाव बनाने का एक सिंबल है, और इसलिए इसको अबॉलिश किया जाना चाहिए। और इस कमेटी ने, जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी ने क्या सजेशन दिया था कि इसकी बजाय इसको रिपील करके यूएपीए में आपको कुछ अमेंडमेंट्स कर देने चाहिए। और एक सेकंड जो एआरसी कमीशन था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जो कि किसके अंडर था, वीरप्पा मोइली के अंडर, उन्होंने भी क्या कहा था कि एफ्स्पा को रिपील कर देना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस 1942 था, जो ब्रिटिशर्स लाए थे, उसमें क्या था कि कैप्टन की रैंक से नीचे का कोई भी ऑफिसर जो है वो इस फोर्स को यूज़ नहीं कर सकता था। मतलब कैप्टन की रैंक का कोई ऑफिसर होना चाहिए मिलिट्री फोर्सेस का, वो इसको यूज़ कर सकता था पावर को। लेकिन जो एफ्स्पा 1958 में बनाया गया, हमारी पार्लियामेंट ने जिसको बनाया, उसमें क्या पावर दी गई कि एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स भी, जैसे कि एक नायक, हवलदार, इसके पास भी ये पावर है कि ये फायर कर पाए, फोर्स को यूज़ कर पाए, चाहे उससे किसी की डेथ हो जाए, उनके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा कि उन्होंने क्यों किया ऐसा। 1958 में ये चेंज किया गया। अब क्या हो रहा है, अब इसके ज्यूरिसडिक्शन से हटाया जा रहा है क्योंकि कंडीशन बेटर हो रही है। नागालैंड में क्या हुआ है,
15 पुलिस स्टेशंस को इसके जुरिस्डिक्शन से रिमूव कर दिया है, 7 डिस्ट्रिक्ट के 15 पुलिस स्टेशंस को। असम में 23 डिस्ट्रिक्ट से इसको बिल्कुल हटा दिया है और 1 डिस्ट्रिक्ट में इसको पार्शली हटा दिया गया है। मणिपुर के 15 पुलिस स्टेशंस को भी इसके प्रभाव से हटा दिया गया है। तो एट लास्ट क्या कह सकते हैं कि हमें एक सेंटर को एक पीरियोडिक रिव्यू लेते रहना चाहिए कि क्या कंडीशंस देश में चल रही है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड पॉलिटिकल रिव्यू लेते रहना चाहिए, सो दैट जो पूरी नॉर्थ ईस्ट है उसको एफस्पा से हम फ्री कर पाएँ, इतनी स्टेबल कंडीशंस हमें देखने को मिले। अब आते हैं आज की वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी देखेंगे हम 2-3 वर्ड्स। पहला वर्ड है थ्रोटल। थ्रोटल का मीन है कुचलना, स्क्रंच या सप्रेस। सेकंड वर्ड है एंटिस, बहकाना। थर्ड वर्ड है शोडी, मतलब तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट। ये तीनों आपको याद करने हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। थ्रोटल, थ्रोटल का मतलब कुचलना, स्क्रंच, सप्रेस, एंटिस, एंटिस का मतलब बहकाना, और शोडी, शोडी का मीन्स तुच्छ या इनसिग्निफिकेंट। अब आज का जो क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। क्या क्वेश्चन था? इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज्ड इट्स नेम टू स्वराज्य सभा? इसका आंसर है ऑल इंडिया होम रूल लीग। इसका 1920 में नाम चेंज होकर स्वराज्य सभा रख दिया गया। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसके लिए हमें होम रूल मूवमेंट पता होना चाहिए। होम रूल मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारे देश में सेल्फ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जा सके। 1916 अप्रैल 1916 में तिलक ने स्टार्ट की थी बेलगाम में, और एक इसकी ब्रांच अनी बेसेंट ने भी स्टार्ट की थी जो कि सितंबर 1916 में थी। इन्होंने कहाँ स्टार्ट की थी? अद्यार, मद्रास में। आपको पता होना चाहिए। तिलक मूवमेंट, तिलक की जो मूवमेंट थी होम रूल मूवमेंट, वो महाराष्ट्र और कर्नाटका तक सीमित थी, लेकिन जो एनी बेसेंट थी उनकी सभी कर्नाटका और महाराष्ट्र को छोड़ के जो बाकी पार्ट थे कंट्री के, उनमें ये फैली हुई थी। जो ऑल इंडिया होम रूल लीग है वो 1920 में ख़त्म हो गई जब महात्मा गांधी को इसका प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, और ये किसके साथ मिल गई? इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और फिर 1920 में क्या हुआ? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम चेंज करके स्वराज्य सभा रख दिया। ये आपको पता होना चाहिए था। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा है, आपको लगता है कि मेरे एफर्ट्स जो हैं वो अप्रिशिएट करने के लायक हैं, तो आप अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए वीडियो को लाइक करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। थैंक यू सो मच।